नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी जो भी शाखाएं हैं उसके बारे में। अभी मेरा विषय ये है कि कब तक राहुल गांधी अपने आप को उधार के सिंदूर पर जिएंगे। ये राहुल गांधी को उधार का सिंदूर ही है कि जब कोई बाहर से विदेशी एजेंसियां, विदेशी राष्ट्रपति कुछ कहते हैं तो राहुल गांधी उसे पकड़ लेते हैं मोदी पर आक्रमण करने के लिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था डेढ़ अर्थव्यवस्था मित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं पा रहे हैं जो वो चाहते हैं भारत से। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, समझौता चल रहा है, बातचीत चल रही है, और वो जिस तरह से चाहते हैं ट्रेड डील में, उस तरह का ट्रेड डील उन्हें मिल नहीं रहा है। भारत उस पर अड़ा हुआ है अपने हितों पर। उन्होंने अमेरिका ने इंडोनेशिया से ट्रेड डील की और बड़े साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पूरा एक्सेस मिला हमको इंडोनेशिया की इकोनॉमी में। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी साइन किया, जापान से भी उनका समझौता हुआ। तो अब वो उनकी शर्तों पे उनका हुआ। उन्होंने इंडोनेशिया के बारे में तो ज़रूर कहा कि हमको पूरा सिक्योर, पूरा मिला एक्सेस इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में। जापान और यूरोपियन यूनियन के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अब उनको उनके साथ कैसा डील हुआ है, बराबर का हुआ है कि एक तरफा हुआ है, ये कहना मुश्किल है। मगर इंडोनेशिया के साथ जिस तरह से उन्होंने दावा किया है, मुझे लगता है कि उनको एक तरफा उनको फ़ायदा मिला होगा, डील मिली होगी। और उसी तरह के उन्होंने ये भी कहा था कि उसी तरह की डील हम भारत से चाहते हैं। वो भारत शायद इस तरह के लिए तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि दोनों के लाभ से दोनों को फ़ायदा हो, ऐसी डील हो, ऐसा समझौता हो, और शायद अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है। अब भारत को दबाव में डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कब से नई नई चालें कर रहे हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध सीज फायर करवाया, इसकी उन्होंने घोषणा की ट्रेड डील का नाम लेकर। तो दबाव, किसी तरह मानसिक दबाव या प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की वहाँ के ऑयल रिजर्व्स को विकसित करने के लिए। तो ये भी लगता है अचानक जो हुआ, ये भी लगता है कि इस बात को दबाव में डालने के लिए ये किया हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो उनका डील, जो समझौता हुआ, उससे कोई जल्दी से फ़ायदा नहीं होगा। वो लंबी रेस का घोड़ा है, 5, 6, 10, 8, 10 साल लग सकते हैं। तो उससे भारत को दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकामयाब होगी। मगर मैं आश्चर्य तो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डेड है, तो राहुल गांधी ने इसे पकड़ लिया और बस उस पर उनका डंका डालने लगा कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी गतिशील है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज की तारीख में भारत है। और भारत बहुत ही शीघ्र तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब उस अर्थव्यवस्था को आप डेड अर्थव्यवस्था, मृत अर्थव्यवस्था कैसे कह सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का है क्योंकि वो किसी तरह दबाव डालकर समझौता चाहता है जो उसके फेवर में हो, अमेरिका के फेवर। मगर राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ये मिथ्या है, तो उन्हें नकारना चाहिए और उन्हें मोदी सरकार से प्रश्न करने के बजाय उन्हें प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप से करना चाहिए। एक बार तो करके देखें। इसके पहले अडानी का मुद्दा आया था, हिंडनबर्ग का मुद्दा आया था, तो उन्होंने वही जो मुद्दा उनको दिया, बाहर से आया, विदेश से आया, अमेरिका से आया, उसको उन्हें सत्य के रूप में ले लिया। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं हैं कि वो जो भी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी अडानी के में, जो सब कुछ गलत था, सब कुछ झूठ था, वो जानते हैं। मगर वो किसी भी तरह मोदी को घेरने के चक्कर में ये सब भूल जाते कि इससे राष्ट्रीय हित का भी नुकसान होता है। अभी वो कह रहे थे राहुल गांधी कि देश की अर्थव्यवस्था डेढ़ हो गई क्योंकि मोदी जी अडानी को बचाना चाह रहे हैं। अडानी के पीछे देश की अर्थव्यवस्था डेढ़ हो गई। अब ये सत्य नहीं है, सत्य से परे। और
कोई कह दे, कोई विदेशी राष्ट्रपति कह दे, उसको सत्य मानने से पहले जांच करनी चाहिए। हालांकि इसी संदर्भ में एक बात और है कि कांग्रेस के ही मंत्री नेता राजेश शुक्ला और शशि थरूर, उन्होंने ट्रंप की इस बात को सिरे से नकार दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था मृत है। उन्होंने कहा हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। राजेश शुक्ला ने ये भी कहा कि नरसिंह राव ने प्रारंभ किया था सुधारवाद का, उसके बाद वाजपेयी जी उसको अच्छा किया और फिर उसका मनमोहन सरकार ने भी अच्छा किया और अब आज की सरकार भी उसे अच्छा कर रही है। मगर और शशि थरूर जो कहा वो समझ में आता है कि शशि थरूर काफ़ी लंबे समय से वो मोदी जी की तरफ की बात कर रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि अब वो कांग्रेस की जो सूर थे उससे हट गए हो। राहुल गांधी को और उनके जो सलाहकार हैं ऐसा लगता है कि उनको डुबो के ही रहेंगे। कांग्रेस को डुबोया उनके सलाहकारों ने। और जिस G23 की बात कर रहे हैं, G23 जो कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस में परिवर्तन के लिए चिट्ठी लिखी थी। इस संदर्भ में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनाव हारी 2014, उस समय उसके बाद मैंने एक आलेख लिखा था, ब्लॉग लिखा था नवभारत टाइम्स में, और मैंने स्पष्ट कहा था कि 2014 के चुनाव के हारने के बाद अगर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी वापस आती है सत्ता पर तो लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और 2019 के बाद 2024 में भी अगर बात आ जाती है तो उनके नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह होगा। ये मैंने ब्लॉग 2014 के चुनाव के बाद लिखा था। सीधा कारण था क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर कांग्रेस सरकार एक बार सत्ता खोई तो दूसरी बार फिर सत्ता खो दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह न कहने प्रकरण दूसरे इसके बाद के चुनाव में या तो कांग्रेस की सरकार रही या कांग्रेस के समर्थन की सरकार रही। जैसे कि आप देख लीजिए, जब से राजीव गांधी गए उसके बाद जब भी सरकार आई गई उसमें वीपी सिंह के सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी जो कांग्रेस के समर्थन से बनी। फिर उसके बाद ऐसा समय आया जो बाद में उत्तर पितर का समय था और उसमें यही हुआ। फिर नरसिंह राव की सरकार बनी 5 वर्ष की। नरसिंह राव की सरकार के बाद फिर उत्तर पुत्र हुआ और फिर से कांग्रेस फिर भाजपा की सरकार बनी। और उसके पहले भी जो भी सरकार इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा की सरकार जो बनी वो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। इसे कभी ऐसा नहीं आया भारत की राजनीति में कि एक साथ 2 चुनाव कांग्रेस हार गई हो और विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी का वो जीत के आई हो। मोदी देसाई की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी वापस आ गई। तो ये पहली बार अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह होगा। ये मैंने लिखा था 2014 के बाद और वही हुआ। 2019 में भी जब सरकार बनी भाजपा की तो ये G23 जो पुराने सदस्य थे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमें नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि अब वो सब बेरोजगार हो गए थे सभी एमपी। और जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उसे गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और बड़े बड़े नेता जो भी थे वो सभी कांग्रेस को इस हालत में लाने के लिए दोषी हैं, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जब जब कांग्रेस ने गलत नीतियाँ अपनाई, जैसे कि सबसे पहली बात आपको बताऊँगा, जब कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि राम तो है ही नहीं, जो राम की बात है जो राम के जो है अयोध्या, ये उस संदर्भ में था आपका राम सेतु के बारे में। तो कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि राम थे नहीं, राम काल्पनिक थे, अगर राम नहीं थे तो राम सेतु कैसे हो सकता है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था कि राम नहीं थे। बाद में फिर जब राजनीतिक दबाव बढ़ा और आरएसएस और भारतीय जब इसका लाभ उठाने लगे तो उन्होंने फिर बाद में अपना एफिडेविट बदला। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वाले कपिल सिब्बल थे जिन्होंने G23 के
लेटर में साइन किया था। क्या उनमें इतना साहस नहीं था? गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और दूसरे अन्य कई बड़े नेता थे जिन्होंने असंतोष दिखाया। क्या उनमें कोई ये नहीं कह सकता था सोनिया गांधी को कि ये कहना बहुत ही गलत होगा, राजनीतिक रूप से गलत होगा, कि राम थे ही नहीं, ये हिंदू का देश है, हिंदू बहुल देश है। यह राम को नकारना यानी कि आप अपने राजनीतिक भविष्य को नकार रहे हैं। किसी ने हिम्मत नहीं की। सभी सोनिया गांधी के पीछे जो सोनिया गांधी चाहती थी वैसा उन्होंने कहा और किया, और उसका परिणाम यह है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, फिर 2019 में फिर से बनी सरकार। इससे उनको लग गया कि अब उनको अमूमा कलंक लग चुका है, अब हम सत्ता पे तीसरी बार वापस चुनाव के आना बहुत मुश्किल है। मोदी जी जम के बैठे। अब उनको कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन की जरूरत पड़ी, तो G23 का उन्होंने लेटर लिखा, जो कुछ भी आप जानते हैं सब कुछ। तो ये लोग हैं जो राहुल कांग्रेस को डुबाया, इस स्थिति में लाया। इसमें अकबर पटेल, अहमद पटेल भी थे जो उनके सलाहकार थे, सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। ये सब डुबोने वाले हैं, और आज भी जो भी राहुल गांधी के सलाहकार है वो उसे डुबो रहे हैं कांग्रेस को। और यही परिणाम है कि राहुल गांधी गलत मुद्दों पर गलत जगह गलत बात कर देते। एक बार भी राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आर्टिकल 370 जो हटा वो अच्छा किया, हम उसका समर्थन करते, देश की आवश्यकता थी। या वो कहते कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छी बात है, अच्छा हुआ, और हमें खुशी है कि हमारी सेना ने अच्छा काम किया, कुछ इस तरह की बातें करते। इसके बजाय वो सरकार से प्रश्न करें कि हमने कितने विमान गए और सब क्या हुआ। ये सब मुद्दे मुझे लगता है उनके सलाहकार कौन है जो इसे सलाह देते हैं? कोई तो सलाह देते हैं, किसी की बात तो मानते हैं। ये लोग कांग्रेस को और अधिक डुबाएंगे। G23 नेताओं तो डुबाया कांग्रेस को, ये नेता और डुबोएंगे, कि जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी करते, जिस मुद्दों को उठाते हैं और जिस मुद्दों पर अड़े रहते हैं और जो दलीलें देते हैं, लोकसभा का जो भाषण था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, भावभंगिमा थी, वो एक पहलवान की ज़्यादा थी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की कम थी। तो ये उधार का सिंधु राहुल गांधी के लिए, अडानी, हिंडनबर्ग और ये ट्रम्प का जो मुद्दा चल रहा है, तो जो बोलते रहते हैं, इस पर उनका समर्थन करने के बजाय उसके विरुद्ध उन्हें बोलना चाहिए, तो उनकी राजनीतिक अवस्था बदलेगी। अगर कांग्रेस को फिर से नंबर 2 की पार्टी बनना है तो उन्हें विपक्ष के जो भी नैरेटिव है, जो विमर्श है, उनसे हटकर काम करना होगा। वो ये नहीं कर पा रहे, उन्हें नजर, मैं आज भी कहता हूँ कि जो सलाहकार है वो सही नहीं है। या तो उसे डुबाना चाहते हैं, या उन्हें सलाहकार को पता ही नहीं कि हमें क्या सलाह देनी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में फिर से उठ पाएगी। उन्हें डूबना ही है और डूबो के ही रहेंगे। अभी 99 सीट अवश्य आ गई, मगर मुझे लगता नहीं कि इससे आगे बढ़ पाएंगे जब तक कि वो अपनी मनोस्थिति न बदलें, अपने मुद्दे न बदलें, मुद्दों पे अपना जो रुख है वो न बदलें। हर बात का विरोध, खासकर उस समय जब विदेशी ताकतें बात को खंडित करने की कोशिश करी तो उसका मोहरा ना बने। अगर ऐसी समझ उनमें आ जाती है तो राहुल गांधी एक अच्छे नेता के रूप में स्थापित हो सकते हैं, मगर आज की हालत में देख के लगता नहीं है कि वो ऐसा अच्छे राजनीति के रूप में स्थापित हो सकेंगे या होना चाहते हैं। हमने देखा राहुल गांधी को गले लगना जबरदस्ती या आंख मारना, ये उनके मित्र थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने आंख मारी, 2 बार ऐसा हुआ। संसद में जैसे कॉलेज की कैंटीन में होता है ऐसा हुआ था ये। तो ऐसी हरकतों से कोई परिपक्व राजनीति
नेता नहीं बन सकता। ये उनकी भूल है कि ऐसा करके वो प्रखर हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, उन्हें सत्ता मिलेगी, बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।